हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों। वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेट पॉइंट मोहम्मद यूसुफ अली के संग। आज का वीडियो का मुख्य बिंदु है निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 13 की डायरी, निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 13 के नोट्स, निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 13 के मुख्य बिंदु। और आज का मॉड्यूल जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, डायरी बना रहे हैं, विद्यालय नेतृत्व संकल्पना और अनुप्रयोग। तो इस वीडियो का प्रथम प्रश्न है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और हाँ, शेयर भी करें क्योंकि शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। और आज की वीडियो का प्रथम प्रश्न है, इस मॉड्यूल को करने के उपरांत अध्यापक एवं विद्यालय प्रमुख क्या करने में सक्षम होंगे अथवा इस मॉड्यूल के क्या उद्देश्य हैं। इसका उत्तर है, इस मॉड्यूल के निम्न उद्देश्य हैं, जैसे नंबर 1, अध्यापक एवं विद्यालय प्रमुख से जुड़ी हुई भूमिकाएं एवं दायित्व के साथ साथ अध्यापक नेतृत्व एवं विद्यालय नेतृत्व के दृष्टिकोण को समझने और विकसित करने में सक्षम होंगे। 2, विद्यालय में छात्र अधिगम और गुणवत्ता सुधार हेतु अकादमिक नेतृत्व विकसित करने में सक्षम होंगे। 3, छात्र अधिगम के अनुकूल सहयोगात्मक अधिगम वातावरण के निर्माण के माध्यम से विद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए ज्ञान और कौशल दृष्टिकोण प्राप्त करने में सक्षम होंगे। और प्रश्न नंबर 2 है हमारा, इस मॉड्यूल की सामग्री की रूपरेखा क्या है। उत्तर है, इस मॉड्यूल की सामग्री की रूपरेखा निम्नलिखित है। नंबर 1, विद्यालय नेतृत्व की संकल्पना। 2, छात्र अधिगम में विद्यालय नेतृत्व का महत्व। 3, छात्र अधिगम में सुधार हेतु अकादमिक नेतृत्व। 4, विद्यालय में अधिगम संस्कृति का विकास। 5, विद्यालय के विशेष संदर्भ में विद्यालय विकास योजना। प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, विद्यालय नेतृत्व की संकल्पना और अनुप्रयोग बताइए। उत्तर है, विद्यालय नेतृत्व कि वैश्विक स्तर पर विद्यालय के संपूर्ण विकास और छात्रों के अधिगम में वृद्धि के सहायक के रूप में पहचाना गया है। ठीक यही बात NCSL ने भी अपने संशोधनों, कार्यों और शाला प्रमुखों के साथ अपने अनुभव में पाई है। विद्यालय नेतृत्व संकल्पना अनुप्रयोग को राष्ट्रीय विद्यालय नेतृत्व NCSLP नीपा द्वारा विकसित किया गया है। एक नेतृत्वकर्ता के रूप में आपको भी शिक्षकों के दल को विकसित कर दल का नेतृत्व करना होगा एवं शिक्षकों के व्यावसायिक विकास को प्रोत्साहित कर नए प्रयोग की पहल करनी होगी। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, विद्यालय में एक मित्रतापूर्ण वातावरण बनाकर सकारात्मक अधिगम संस्कृति का विकास करने के लिए कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे। इसका उत्तर है, निम्नलिखित मुद्दे महत्वपूर्ण होंगे। विद्यालय नेतृत्व की संकल्पना और इसकी समझ। 2, आपदा की स्थिति में विद्यालय नेतृत्व। 3, छात्र अधिगम अभिवृद्धि में विद्यालय नेतृत्व का महत्व। 4, विद्यालय में अधिगम संस्कृति का विकास। 5, संदर्भ आधारित विद्यालय विकास योजना। 5, संदर्भ आधारित विद्यालय विकास योजना। विद्यालय नेतृत्व का विकास का विषय विद्यालय प्रमुख की मुख्य भूमिका और कार्यों पर आधारित जो ज्ञान कौशल अभिवृद्धि से विद्यालय प्रमुख का सशक्तिकरण कर उन्हें नेतृत्व बनाने में सहायक होगा। वर्तमान में कोविड-19 के संकट काल में विद्यालय प्रमुखों को अतिरिक्त जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता है। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, विद्यालय विकास के मुख्य क्षेत्रों के बारे में आप क्या जानते हैं अथवा एक विद्यालय प्रमुख के तौर पर आपको नेतृत्व विकास के राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में उल्लिखित किन मुख्य बिंदुओं पर कार्य करना होगा। उत्तर है इसका, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में उल्लिखित 7 बिंदुओं पर कार्य करना होगा। नंबर 1, साझेदारी का नेतृत्व, विद्यालय प्रशासन का नेतृत्व, स्वयं का विकास, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में दल का निर्माण एवं नेतृत्व, नवाचारों का नेतृत्व, विद्यालय नेतृत्व का दृष्टिकोण। और विद्यालय के संदर्भ में यह 7 मुख्य बिंदुओं उन समस्याओं का विस्तार से वर्णन करते हैं जिनका सामना विद्यालय के प्रमुख को करना पड़ता है। एक अध्यापक भी इन 7 मुख्य बिंदुओं पर कार्य कर सकता है यदि अध्यापक का प्रभाव क्षेत्र अधिकतर विद्यालय के भीतर छात्र एवं उनके अभिभावकों तक सीमित होता है, जबकि विद्यालय प्रमुख इनके अतिरिक्त विद्यालय के बाहर अन्य हितधारकों को भी प्रभावित करता है।
विद्यालय प्रमुख यदि सातों क्षेत्र में काम करता है तब विद्यालय बहुत जल्दी ही रूपांतरित होकर सर्वोत्कृष्ट बनता है। तो हमारे ये सात बिंदु हैं, इन पर हमें काम करना चाहिए। इससे हमारा विद्यालय का विकास होगा और रूपांतरित जल्दी होगा। प्रश्न नंबर 6 है, विद्यालय नेतृत्व का दृष्टिकोण क्या है? उत्तर है, यह भूमिका विद्यालय प्रमुख एवं अध्यापकों के लिए अति महत्वपूर्ण है। यह भूमिका विद्यालय के संबंध में एक अवधारणात्मक समझ बनाती है, एक ऐसे विद्यालय की परिकल्पना जो विद्यालय के वृद्धि एवं विकास को प्रेरित करें, साथ ही निरंतर प्रयोग एवं परिवर्तनों को बढ़ावा दें, वे स्वीकारें। एक बाल केंद्रित परिवर्तनों और रूपांतरण का ऐसा दृष्टिकोण विकसित करने पर जोर देता है जो स्वरूप से समावेशी और प्रगतिशील हो। विद्यालय नेतृत्व के दृष्टिकोण का विकास आपको विद्यालय की वर्तमान बुनियादी वास्तविकताओं का आकलन कर सकने एवं विजन बनाने में मदद करेगा। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, स्वयं का विकास क्या है? इस भूमिका का मुख्य उद्देश्य है क्षमताओं, दृष्टिकोण और मूल्य के संबंध में स्वयं, अध्यापकों, स्टाफ एवं छात्रों में एक सकारात्मक अवधारणा विकसित करना है। इस भूमिका में आपको स्वयं के और दूसरों के सतत अधिगम विकास हेतु आवश्यक खोजने हैं। एक नेतृत्वकर्ता को सर्वप्रथम जीवंत नेतृत्व प्रदर्शित करने के लिए स्वयं में निवेश करना अनिवार्य है। मतलब इसका यह है कि हमें अपने आप को खोजना है कि मैं क्या हूँ, मैं इस काम को कर सकता हूँ, मैं इस चुनौती को पूर्ण कर सकता हूँ। तो ऐसा करने से किसी चुनौती का सामना करने पर हाँ मैं कर सकता हूँ का दृष्टिकोण विकसित होता है। परिणाम स्वरूप स्वयं एक विद्यालय का रूपांतरण संभव है। यदि नेतृत्वकर्ता, हेड टीचर अपने को ये समझे कि हाँ मैं इस कार्य कर सकता हूँ और आगे बढ़ करके वो प्रदर्शित करे तो वो विद्यालय का रूपांतरण कर सकता है और ये खूबी उसमें होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 8 है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का रूपांतरण क्या है? इस भूमिका का महत्व विद्यालय की कक्षाओं की प्रक्रियाओं और अधिक बाल केंद्रित बनाकर शिक्षण अधिगम को अन्वेषण एवं सृजनात्मक के माध्यम से रूपांतरित करना है। यह भूमिका अध्यापकों एवं विद्यालय प्रमुखों को शिक्षक के उद्देश्यों को समझने और ऐसे विद्यालयों पर चिंतन करने में सक्षम बनाती है जैसे विद्यालय की बच्चों को विद्यालय क्यों आना चाहिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया किस प्रकार की होनी चाहिए जिससे छात्रों का विद्यालय में ठहराव सुनिश्चित किया जा सके, अधिगम वाचन कैसा हो जिससे कि बच्चे प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कर सकें। यह शिक्षण अधिगम से जुड़े महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं जैसे कक्षाओं का अवलोकन, शिक्षाओं का फीडबैक देना और उनके लिए एक सलाहकार एवं परामर्शदाता बनने के आदि पर एक विद्यालय प्रमुख के रूप में अपने कौशल विकसित करने पर बल देता है। इस भूमिका का उद्देश्य है आपको अधिगम प्रक्रिया का इस तरह से नेतृत्व करने में सक्षम बनाना है जिससे प्रत्येक बच्चा स्वयं को अद्वितीय, महत्वपूर्ण और सम्मानित महसूस करे, हर दिन विद्यालय आने को प्रेरित हो। इस प्रकार से हमें इसका संचालन करना है। प्रश्न नंबर 9 है, हमें दल बनाना और दल का नेतृत्व करना क्या है? विद्यालय एक ऐसी इकाई है जिसके सदस्य निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु जनता गंभीरता से मिलकर काम करते हैं। इसको प्रभावी रूप से करने के लिए दल बनाना तथा उसका नेतृत्व करना विद्यालय प्रमुख की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दल के रूप में काम करने से नए केवल विद्यालय के कार्य बेहतर ढंग से संपादित होते हैं बल्कि विचारों के आदान प्रदान और आने वाले समस्याओं चुनौतियों से निपटने के नए तरीकों को सीखते हुए दल के प्रत्येक सदस्य की क्षमता और कौशल का विकास भी होता है। प्रश्न नंबर 10 है, नवाचारों का नेतृत्व क्या है? प्रश्न उत्तर है इसका, किसी भी संगठन में नवाचारों का नेतृत्व समस्याओं को सुलझाने संभावित तरीकों के रूप में अथवा बदलाव लाने के रूप में देखा जा सकता है। न केवल नवाचारों का प्रयोग समस्याओं को सुलझाने के लिए किया जाना चाहिए बल्कि सभी लोगों को शामिल करने और विद्यालय में समावेशी तरीकों को प्रोत्साहित करने के साधन के रूप में भी देखा जाना चाहिए। नवाचार व्यक्तियों में जोखिम लेने तथा चिंतनशील दृढ़ता के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हाँ, मैं कर सकता हूँ का दृष्टिकोण
के साथ काम करने का आत्मविश्वास देता है। नवाचार के द्वारा विद्यालय में अधिगम स्वाभाविक हो जाता है। तो इसमें लीडर हेड टीचर को आगे बढ़ना चाहिए और आगे बढ़कर उसमें अपने एक विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं इस काम को कर सकता हूँ, तो दल को भी आगे बढ़ा सकता है। प्रश्न नंबर 11 है, साझेदारियों का नेतृत्व क्या है? विभिन्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चे अलग अलग अनुभव के साथ विद्यालय आते हैं। जब उनके सामाजिक और भावनात्मक जरूरतों पर ध्यान दिया जाता है तो वह विद्यालय से जोड़ पाते हैं और बेहतर ढंग से सीख पाते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हर बच्चा सीख सके, विद्यालयों के पास माता पिता, समुदाय और अन्य भागीदारों के साथ जुड़कर अपने छात्रों के जीवन को समृद्ध बनाने का अवसर होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्रश्न नंबर 12, विद्यालय का प्रशासन का नेतृत्व क्या है? यह भूमिका विद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए प्रशासनिक और वित्तीय पहलुओं पर केंद्रित है। यह आपको संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रशासनिक नियमों और दिशा निर्देशों को समझने के लिए प्रोत्साहित करती है। साथ ही साथ विद्यालय के वित्त बजट और धन का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए इसके बारे में अवगत कराती है। एक विद्यालय का नेतृत्व करते हुए भौतिक मानव संसाधनों का प्रबंधन महत्वपूर्ण है और यह क्षेत्र संसाधनों को प्रभावी ढंग से प्रयोग के विभिन्न आयामों के बारे में बताता है। प्रश्न नंबर 13 है, आपदा की स्थिति में विद्यालय का नेतृत्व कैसे करना चाहिए? उत्तर है, आपदा की स्थिति में विद्यालय नेतृत्व का कार्य अधिक नवाचार और जिम्मेदारी की मांग करता है। कोविड-19 के इन मुश्किल दिनों में पठन पाठन की प्रक्रिया एक झटके से बदल गई है। एक तरफ बच्चे विद्यालय नहीं आ पा रहे हैं तो दूसरी तरफ विद्यालय प्रमुख मतलब हेड टीचर से लेकर अध्यापकों तक के सामने प्रशासनिक कार्यों से लेकर बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया से जोड़े रखने की अप्रत्याशित चुनौती आ गई है। तो यहाँ क्या कौन सी काम करता है? यहाँ काम करता है विद्यालय का नेतृत्वकर्ता का दायित्व बनता है कि वो किस प्रकार से यहाँ पर हैंडल करता है। यहाँ उसका विद्यालय नेतृत्वकर्ता का कौशल निखर कर आना चाहिए। प्रश्न नंबर 14 है, आपदा प्रबंधन के लिए अध्यापकों विद्यालय प्रमुखों में क्या गुण होने चाहिए? उत्तर है इसका, निम्नलिखित गुण होने चाहिए। नंबर 1, सकारात्मक सोच। 2, नवाचारी सोच। 3, रचनात्मक विचारों को मूर्त रूप देना। 4, अभिभावक और समुदाय से समुचित सहयोग लेना। 5, प्रतिरोध क्षमता रेजिलियंस एवं लचीलापन। 6, संचार माध्यमों का कौशल प्राप्त करने का प्रयास गूगल मीट, जूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम और ऐप का प्रयोग सीखना। प्रश्न नंबर 14 हमारा, विद्यालय प्रमुख द्वारा उठाए जाने वाले कदमों के लिए महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं? उत्तर 1, छात्रों अध्यापकों समुदाय के महत्वपूर्ण लोगों के बीच ऐसा संवाद विकसित करना जो विद्यालय की आवश्यकता और भूमिका को समझ सके। 2, विद्यालय प्रमुख के तौर पर सभी अध्यापकों के साथ हर विद्यार्थी से संपर्क किया जाए, चाहे वे कौन से ही हों अथवा व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से हों। 3, हर विषय के अधिगम लक्ष्यों को पहचानकर ऑनलाइन कक्षाओं का नियोजन करना जिससे कि शिक्षक और छात्र दोनों के लिए इन लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। 4, मैं स्वयं को और साथी अध्यापकों को नए सूचना और संपर्क ICT सीखने के लिए प्रोत्साहित करें। 5, विद्यालय प्रमुखों तथा अपने साथी शिक्षकों के साथ अपने ऑनलाइन संसाधनों को शेयर करें। प्रश्न नंबर 15, अकादमिक नेतृत्वकर्ता के प्रमुख कार्य कौन से हैं? उत्तर, अकादमिक नेतृत्वकर्ता के 4 प्रमुख कार्य हैं। नंबर 1, छात्र अनुकूलन अधिगम वातावरण का संचालन। इसके अंतर्गत है, इसमें विद्यालय प्रमुख की यह प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वे प्रभावशाली अकादमिक नेतृत्वकर्ता के रूप में विद्यालय में सीखने के लिए जीवन वातावरण तैयार करे, जिसके लिए प्रिंट समृद्धि विद्यालय एवं कक्षा वातावरण और रोचक शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग हो। 2, विद्यालय को अकादमिक सहयोग प्रदान करना। इसके अंतर्गत अकादमिक नेतृत्वकर्ता की भूमिका केवल भौतिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने से ही सीमित नहीं,
अपितु अध्यापकों को छात्रों की भावनात्मक, संज्ञानात्मक और भाषिक विविधता के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं के संदर्भ में अकादमी सहयोग प्रदान करना भी है। तीसरा है हमारा अध्यापकों का प्रशिक्षण, कोचिंग एवं सलाहकार मेंटरिंग। इसके अंतर्गत है अध्यापकों का प्रशिक्षण एक सलाह, यह दोनों ही अकादमी नेतृत्वकर्ता के महत्वपूर्ण विशेषताओं के लिए कुशल माने जाते हैं। विद्यालय प्रमुख इन दोनों कौशलों का प्रयोग कक्षा में ऑन साइट सहयोग अथवा कक्षा के बाद आपसी संवाद एवं परिचर्चा के दौरान कर सकते हैं। 4. आपसी साथी सहयोग के साथ मिलकर विद्यालय के शैक्षणिक दिनदर्शिका कैलेंडर का निर्माण। तो इसके अंतर्गत है विद्यालय एक ऐसा स्थान है जहां शैक्षणिक वातावरण एवं प्रक्रियाओं की रूपरेखा बनाकर उसे व्यवहार में लाया जाता है। इसमें अनेक प्रक्रियाओं में शामिल हैं, जैसे कि पाठ्यक्रम का नियोजन, खेलकूद, रंगमंच कला, एकीकृत गतिविधियां आदि। अपने साथी अध्यापकों के साथ बैठकर पाठ का नियोजन भी अकादमी नेतृत्वकर्ता का प्रमुख कार्य है। प्राथमिक स्तर पर इन गतिविधियों की रूपरेखा को आयु अनुसार संतुलित अधिगम के लिए निर्मित की जाती है। प्रश्न नंबर 16 है छात्र अधिगम हेतु अकादमी नेतृत्वकर्ता क्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, कोई भी क्वेश्चन पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। तो इसका उत्तर है विद्यालय की बहुत सारी भूमिकाएं और जिम्मेदारियां होती हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण है छात्रों को गुणवत्तापरक एवं अर्थपूर्ण शिक्षा प्रदान करना। इस क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाना एवं छात्र अधिगम को सुनिश्चित करना है। प्रश्न नंबर 17 है हमारा अकादमी नेतृत्वकर्ता को समर्थन करने के लिए नए क्षेत्रों की खोज अन्वेषण कौन कौन से हैं। तो इसका उत्तर है निम्नलिखित हैं। अकादमिक नेतृत्व, अकादमिक एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संबंधी संकल्पना एवं अनुप्रयोग। 3. अकादमिक पर्यवेक्षण संबंधी संकल्पना एवं अनुप्रयोग। 4. विद्यालय की समस्त अकादमिक प्रक्रियाओं की रचना करना, विद्यालय आधारित आकलन समेकित है। 5. विद्यालय अधिगम सिद्धांतों पर आधारित अधिगम प्रक्रियाओं की रचना करना, विद्यालय आधारित आकलन समेकित है। 6. शिक्षण शास्त्र विषय वस्तु ज्ञान की समग्र एवं अनुप्रयोग विद्यालय आधारित आकलन समेकित है। 7. अकादमिक पर्यवेक्षण के सुगमकर्ता के कार्य। 8. अकादमिक पर्यवेक्षण की तकनीक। 9. बेहतर छात्र अधिगम एवं अधिगम प्रतिफल। प्रश्न नंबर 18 है हमारा राष्ट्रीय स्तर पर समग्र शिक्षा का स्पष्ट उद्देश्य क्या है। ए. राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह से समझा जाए कि विद्यालय शिक्षा का प्रयोजन गुणवत्तापरक आयामों एवं शिक्षण संबंधी परिणामों पर आधारित हो यही समग्र शिक्षा का स्पष्ट उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 19 है सीखने के प्रतिफल लर्निंग आउटकम क्या है। तो इसका उत्तर है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुप्रयोग प्रशिक्षण परिषद नए सीखने के प्रतिफल को विकसित किया गया है, जो पठन सामग्री को सेट कर याद करने पर आधारित मूल्यांकन से दूर हटाने के लिए बनाया गया है। योग्यता सीखने के प्रतिफल आधारित मूल्यांकन पर जोर देकर शिक्षकों और पूरी व्यवस्था को यह समझने में मदद की गई है कि बच्चे ज्ञान, कौशल और सामाजिक व्यक्तिगत गुणों और दृष्टिकोण में परिवर्तन के मामले में वर्ष के दौरान एक विशेष कक्षा में क्या हासिल करेंगे। सीखने के प्रतिफल ज्ञान और कौशल से परिपूर्ण एक ऐसे कथन जिन्हें बच्चों को एक विशेष कक्षा या पाठ्यक्रम के अंत तक प्राप्त करने की आवश्यकता है। प्रश्न नंबर 20 है विद्यालय आधारित आकलन क्या है। एक आकलन का मुख्य उद्देश्य बच्चों के सीखने की जरूरतों को समझने के लिए उन्हें अपनी दक्षता बढ़ाने की सहायता देना है और यदि कोई परेशानी हो तो उसे दूर करने के लिए उसकी मदद करना भी है। ये क्या है विद्यालय आधारित आकलन। इसकी परिभाषा समझ लीजिए या कुछ भी। प्रश्न नंबर 21 है सीखने के प्रतिफल आकलन के मापदंड क्या है। उत्तर है अधिगम आकलन में केवल यह समझने की आवश्यकता है कि किस प्रकार के सीखने की इच्छा है। समझना जरूरी है कि जिसके बारे में आकलन किया जा सकता है। दक्षता के बारे में तर्कपूर्ण आकलन किए बिना और यह जाने बिना कि उनमें से प्रत्येक के पीछे की स्थिति क्या है। प्रत्येक कक्षा के लिए विषयवार सीखने के प्रतिफल नए केवल आकलन के मापदंड
मानदंड जिला, राज्य, राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न हितधारकों को सूचना तो देते हैं। इसके साथ ही विद्यालय स्तर पर उनके शिक्षकों, विद्यार्थियों और अभिभावकों, संरक्षक, विद्यालय प्रबंधन समिति सदस्य गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में अपने प्रयासों को निर्देशित करने के अलावा जिम्मेदार और सतर्क होने के लिए पदाधिकारियों को सक्षम करते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, सीखने के लिए आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, आकलन शिक्षण अधिगम का अभिन्न अंग है। शिक्षण अधिगम के दौरान लगातार होता है। समग्र और पूर्वाग्रहों या विकृति से मुक्त होने के लिए कई सबूतों पर आधारित होने की आवश्यकता होती है, जिसे सीखने के विभिन्न पहलुओं पर बच्चों को कक्षा के अंदर और बाहर दोनों गतिविधियों में भाग लेने के लिए अलग अलग स्रोतों से जानकारी एकत्रित करने की आवश्यकता होती है। यानी ज्ञान, निष्पादन, कौशल, रुचियां, दृष्टिकोण और अभिप्रेरणा यह शिक्षकों ने केवल प्रत्येक बच्चे के में देखने में आ रही है परेशानी को समझने में मदद करता है, बल्कि विद्यार्थियों की आवश्यकता और देखने की शैली के अनुसार उनके शिक्षण अधिगम को विचार, समीक्षा और संशोधित करने में भी मदद करता है। प्रश्न नंबर 23 है हमारा, सीखने का आकलन क्यों किया जाता है? इसका उत्तर है, सीखना इसका उपयोग पहचान के लिए पाठ्यक्रम और उद्देश्यों के आधार पर मानदंड, प्रक्रिया, कौशल, सीखने के संकेतक और सीखने के प्रतिफलों के अनुसार विद्यार्थियों को सीखने को मानक करने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 24 है हमारा, अकादमिक पर्यवेक्षण की तकनीक के अंतर्गत अकादमिक अनुश्रवण कैसे संचालित करें? उत्तर है इसका, पूछें, वर्णन करें। पूछें, प्रतिपुष्टि द्वारा बेहतर शिक्षण अभ्यास। पूछें, वर्णन करें। पूछें की तकनीक पर्यवेक्षक को आधिकारिक भूमिका से लोकतांत्रिक भूमिका की ओर ले जाती है। यहाँ पर्यवेक्षक अभिप्राय है हेडमास्टर से, जिसमें पर्यवेक्षक, विद्यालय प्रमुख एवं अभ्यासकर्ता, शिक्षक दोनों एक साथ सीखते हैं। भविष्य के लक्ष्य और सुधार की योजना पर दोनों के बीच एक सामान्य सहमति होती है। प्रश्न नंबर 25 हमारा, विद्यालय प्रमुख के क्या गुण हैं? उत्तर है, विद्यालय प्रमुख के निम्नलिखित गुण हैं। नंबर 1, पहलकर्ता। दूसरा, प्रेरक। तीसरा, सकारात्मक दृष्टिकोण। चौथा, आत्मविश्वास। 5, समानुभूति। प्रश्न नंबर 26 हमारा, विद्यालय नेतृत्व क्यों आवश्यक है? गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान करने के लिए, छात्र अधिगम तथा छात्र अधिगम प्रतिफल को बेहतर बनाने के लिए। दूसरा, सकारात्मक बदलावों के द्वारा विद्यालयों का रूपांतरण करने के लिए। 4, सभी के लिए भय मुक्त तथा अधिगम वातावरण का निर्माण करने के लिए। प्रश्न नंबर 27 है, नेतृत्व की संकल्पना क्या है? उत्तर है इसका, नेतृत्व की संकल्पना निम्न है। लीडर बाय एक्शन, मतलब लीडर को एक्शन में आना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। प्रभाव द्वारा नेतृत्व, और उसका प्रभाव ऐसा होना चाहिए, उसकी खुद की छवि ऐसी होनी चाहिए जो दूसरे भी प्रभावित हों। प्रशासन तथा प्रबंध से आगे बढ़ना, और वो प्रशासनिक रूप से, प्रबंधन रूप से आगे बढ़कर उसे काम करना चाहिए। इस प्रकार से आज की वीडियो अगर हमारी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। टेट पॉइंट बाय मोहम्मद यूसुफ अली। जय हिंद।